बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस में हमने वन अकाउंट अप्रोच सीखी और वन अकाउंट से भी ऊपर एक अप्रोच हमने सीखी जिसके अंदर हम एक ही वक्त में प्री पेमेंट, अक्रूवल और एक्सपेंस को डील कर रहे थे। उसको हमने अपनी तरफ से नाम दिया सुपर अकाउंट। अब इस तरह का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में मौजूद है, यहाँ पर आपको जरूरत पड़ जाती है ऐसा अकाउंट बनाने की। तो सवाल हमारे पास क्या, जरा देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। बोन्स owns various properties। बोन्स के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज का मालिक है। विच ही रेंट्स, जो वो ये रेंट पे देता है। अगर आप मालिक हैं तो आप प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे ना, तो रेंट रिसीव करेंगे या रेंट पे करेंगे? रिसीव करेंगे। सम टेनेंट्स पे इन एडवांस, कुछ टेनेंट्स जो हैं वो एडवांस में रेंट देते हैं। तो यानी कि अगर कुछ लोग आपको एडवांस में रेंट देते हैं तो वो एडवांस रेंट आपके लिए क्या हो गया? अनअर्न्ड हो गया। सम इन एरियर्स, और कुछ जो है वो रेंट ड्यू होने के बाद देते हैं। क्या ख्याल है? तो फिर वो रेंट आपके लिए क्या हो गया? अक्रूड इनकम हो गया। सही है। सिमिलरली हिज वेरियस बोरोइंग्स, हिस्से मुराद कौन है? बोन्स। तो अगर बोन्स ने बोरोइंग की हुई है तो मतलब क्या हुआ? बोन ने लोन लिया हुआ है। यस और नो? तो अगर आपने लोन लिया हुआ है तो लोन पर आपको इंटरेस्ट देना है या इंटरेस्ट लेना है? भाई बाकी सब भी तो पार्टिसिपेट करें। लोन पर आपको इंटरेस्ट देना है या इंटरेस्ट लेना है? इंटरेस्ट देना है। ओके। द इंटरेस्ट इज पेड इन एरियर्स, कुछ बोरोइंग्स पर आप इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद पे करते हैं। एंड इन एडवांस, और कुछ बोरोइंग पर आप इंटरेस्ट एडवांस पे करते हैं। प्रैक्टिकली इंटरेस्ट एडवांस में पे करना मुमकिन नहीं है। इंटरेस्ट हमेशा पे होता है ड्यू होने के बाद। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। तो इंटरेस्ट के केस में प्री पेमेंट एग्जिस्ट करना मुश्किल बात है। लेकिन अगर एग्जामिनर बोलता है तो मान लो, क्या करें, मजबूरी है कि वो इंटरेस्ट को भी प्रीपेड एक्सपेंस बनाना चाह रहा है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है तो हम मान रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं मार्केट जाकर, तो मार्केट में हमें कहीं भी इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो एडवांस में दिखाई नहीं देती, बल्कि हमें इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो हमेशा इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद दिखाई देती है। तो इंटरेस्ट आमतौर पर इन एरियर्स ही पे होता है। इन एडवांस पे होना थ्योरेटिकल बात हो सकती है, प्रैक्टिकल बात नहीं हो सकती। तो किताब अब ये क्वेश्चन बोल रहा है तो मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं बोलता तो हम ये बात नहीं मानते। कुछ मेरी बात समझ में आई है बेटा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको? तो एक तरफ ये रेंट लेता है, दूसरी तरफ ये इंटरेस्ट पे करता है। रेंट एडवांस में भी लेता है, रेंट इन एरियर्स में भी लेता है। तो जो एडवांस रेंट है वो अनअर्न्ड है, जो एरियर्स है वो अक्रूड इनकम है। और जो इंटरेस्ट ये पे करता है इन एरियर्स वो अक्रूड एक्सपेंस है, और जो एडवांस में इंटरेस्ट पे कर देगा तो ये प्री पेमेंट है। अच्छा जी, अब क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग 2013, जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है वो 2013 है। रेंट कलेक्टेड वाज 229,500। रेंट कलेक्ट हुआ। देखो, आपको एंट्री बनाते वक्त कोई टेंशन नहीं लेनी। पहले ये सोचो पैसा आया, आया कि नहीं आया, कितना पैसा आया? 229,500। यस और नो? तो कंफर्म कैश या बैंक तो डेबिट हुआ ना? कंफर्म कैश या बैंक तो डेबिट हुआ ना? क्या ख्याल? जब पैसा आया तो कैश या बैंक तो कंफर्म डेबिट हुआ ना? अब अकाउंट का नाम कोई भी रखो, होना वो क्या? क्रेडिट होना है। अकाउंट का नाम आप कोई भी रख दो, जो भी नाम रख दो, इनकम का नाम रख दो, अनअर्न्ड इनकम का नाम रख दो, या रेंट अकाउंट का नाम रख दो, वन अकाउंट अप्रोच से कोई भी नाम रखो, अकाउंट का होना क्या है? मतलब एक एंट्री जो आप आसानी से बना सकते हो वो बना लो, दूसरी एंट्री ऑटोमेटिक बन जाएगी बेटा। हमेशा सही एंट्री सोच लोगे तो दूसरी एंट्री खुद ब खुद बनेगी। मतलब कैश या बैंक तो कंफर्म डेबिट, तो दूसरा जो भी अकाउंट है वो क्या होना है? क्रेडिट ही होना है ना? सही है।
अच्छा, अब अगली स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग है। वो कहता है इंटरेस्ट चार्ज्ड टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाज, और आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना, 52,500। मतलब ये जो इंपैक्ट हम ट्रांसफर करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एक्सपेंस टोटल वर्कआउट करने के बाद एडजस्टमेंट लेने के बाद जो इंपैक्ट लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो कितना है, 52,500। यस और नो? तो एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। जवाब दो। और जब ये अकाउंट क्लोज होगा तो ये जो भी अकाउंट होगा, ये अकाउंट क्या हो जाएगा, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा, और ये वाला अकाउंट जिस अकाउंट से ये ट्रांसफर हो रहा है वो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जिस अकाउंट में इंटरेस्ट मौजूद होगा उस अकाउंट को क्रेडिट करके हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट कर देंगे। ये सी बेटा हम जितने भी क्वेश्चन कर चुके हैं सब में ये बातें मौजूद हैं, लेकिन मुझे अभी सिर्फ 2 बच्चे ही रिस्पांस या 3 बच्चे ही रिस्पांस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, शिराज है, राहील है और रोहित है। बाकी सब खामोश बैठे हुए, या तो उन्होंने देखा ही नहीं इस क्वेश्चन को, या वो पिछले क्वेश्चन को भी अभी देखेंगे आराम से, बोला जब देखेंगे तब करेंगे, अब रिलैक्स होगा। ऐसा ना करें, जैसे कि पिछली क्लासेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे वैसे ही पार्टिसिपेट कीजिए, बराए मेहरबानी। ओके जी। Rent receivable and paid in advance together with amounts of interest prepaid and payable at the statement of financial position dates were as follows। यानी रेंट रिसीवेबल मतलब अक्रूड इनकम, पेड इन एडवांस मतलब अर्नड इनकम, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, प्री पेमेंट यानी मतलब आपकी अक्रूवल के ओपनिंग और क्लोजिंग, अनर्न के ओपनिंग और क्लोजिंग, प्रीपेड के ओपनिंग और क्लोजिंग, और अक्रूड एक्सपेंस के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए गए। कुछ समझ में बात आती है कि नहीं आती? अब कल भी समझाया था आपको, कितनी पेमेंट, देखो समझना, टोटल रेंट कितना कलेक्ट हुआ है, टोटल रेंट कितना कलेक्ट हुआ है, 2,29,500 रुपए, 229,500। इसमें कितना एडवांस है, इसमें कितना एरियर्स है, ये हम अब अलग अलग नहीं कर पा रहे। यस और नो बोलिए। जब हम ये अलग अलग नहीं कर पा रहे तो अब हम क्या करें, तो हमें अब वो सुपर अकाउंट की जरूरत है ताकि उस अकाउंट के जरिए हमारा सही इनकम क्या होता है, वर्कआउट होता है। तो आइए हम उस सुपर अकाउंट को बनाते हैं, कहां पर, बोन्स की बुक्स में। बोन्स जनरल लेजर, रेंट अकाउंट 2013 रुपीज, 2013। देखो बेटा, अगर ये रेंट अकाउंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, रिसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, यस और नो, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, क्या ये रेंट अकाउंट एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, टेनेंट वाले हिसाब से बन रहा है, आप टेनेंट की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप लैंडलॉर्ड की अकाउंटिंग कर रहे हो, बताओ। ये अकाउंट इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, आप अकाउंटिंग लैंडलॉर्ड की कर रहे हो, यस और नो। तो 1 जनवरी को
यहां बैलेंस बीडी आएगा अक्रूड रेंट का, जो रेंट 2012 के एंड पे ड्यू हो चुका था लेकिन रिसीव नहीं हुआ था, एरियर्स। जवाब दे। सही जी। 1 जनवरी को यहां पर बैलेंस बीडी आएगा बतौर लायबिलिटी, वो बतौर एसेट था, ये बतौर लायबिलिटी आया किसका, एडवांस का। यानी मतलब साल के स्टार्ट पर कितना एडवांस 2012 में आपको रिसीव हो गया था, जो कि 2013 से बिलोंग करता है, और वो आपके लिए अनअर्न्ड है। जवाब दीजिएगा प्लीज, यस और नो। अभी ये बैलेंसेस मैं रख नहीं रहा हूं, अभी खाली मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, दिमाग बन रहा है आपका इस चीज के ऊपर कि डेबिट साइड पर रेंट रिसीवेबल आ रहा है, क्रेडिट साइड पर जो है वो अनअर्न्ड रेंट का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, तो 2 बीडी आ गए आपके सामने। अच्छा जी, सवाल, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना रेंट रिसीव किया, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना रेंट रिसीव किया, साल भर में, उसकी कोई डेट नहीं है, साल भर में आपने कितना रेंट रिसीव किया, 2,29,500। कंफर्म, इससे कैशिया बैंक तो डेबिट हुआ ना, तो जो आसान एंट्री हो पहले बना लो, ऑटोमेटिक दूसरी एंट्री का इफेक्ट पता लग जाएगा। कंफर्म कैशिया बैंक तो क्या हुआ, डेबिट हुआ ना, तो अगर कैशिया बैंक डेबिट हो तो ये वाला अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। मतलब कैशिया बैंक डेबिट, रेंट अकाउंट क्रेडिट। $2,29,500। जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए बराए मेहरबानी। ऐसा ही है। अब जो रिसीव हुआ, इसमें जो अगले साल का रिसीव होगा, मतलब 14 का भी रिसीव हुआ होगा ना, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा 31 दिसंबर पर बैलेंस सीडी कहलाएगा, किसका, एडवांस का। यानी पेमेंट जो हमने रिसीव की उसके अपोजिट हमने एडवांस का बैलेंस शीट लिख दिया था कि वो उसके अपोजिट आता है, मतलब उसको हम इनकम बनने देना नहीं चाहते कि जो 2013 में आने वाले अकाउंटिंग पीरियड का रेंट एडवांस में रिसीव हो चुका है वो इनकम नहीं है इस साल की, तो हम उसको इनकम बनने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, उसमें से निकाल कर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ताकि ये दोनों अपोजिट साइड पे क्या हो जाए, मैच हो जाए। यानी जितने बैलेंस को हमने 2,29,500 में से अपनी इनकम बनने नहीं देना, उसको अपोजिट साइड क्लोज कर देंगे कि ये एडवांस का बैलेंस शीट है। और जितना अमाउंट 2,29,500 में 2013 का है और ड्यू हो चुका है, अभी अभी रिसीव नहीं हुआ, उसको क्या कर देंगे, इस तरफ क्रेडिट साइड पे क्लोज कर देंगे बतौर बैलेंस शीट किसका, एरियर्स। यस और नो। अब इसका मतलब क्या है, अब आप इजीली इस अकाउंट को बना लें। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 2012 के एंड पर जो क्लोजिंग एरियर्स था, जो कि 2013 का ओपनिंग एरियर कहलाएगा, वो क्या है। तो ये देखें जरा सब लोग, 2012 के एंड पर रेंट ओड बाय टेनेंट्स, मतलब रेंट के लिए टेनेंट मकरूज हैं, रेंट ओड बाय टेनेंट्स। तो टेनेंट 2012 के एंड पर कितने रेंट के लिए मकरूज हैं हमारे, मतलब उन्होंने कितना हमें रेंट पे करना है 12 के एंड तक, जो ड्यू हो चुका और पे नहीं हुआ। तो जो 12 का सीडी है वो 13 का बीडी है, तो ये एरियर्स का बीडी है। यस और नो बताइए। कितना कितना बीडी है बताइए, 34,200। ठीक है जी।
आइए अब एडवांस का बीडी देख लेते हैं। एडवांस का बीडी क्या है बेटा? 20,700। कहता है रेंट प्रीपेड बाय टेनेंट्स। बिल्कुल, टेनेंट्स के लिए रेंट प्रीपेड है, मतलब 12 में इन्होंने हमें 20,700 पे कर दिए, जो कि 13 का रेंट है। तो टेनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीपेड है, लेकिन हम टेनेंट थोड़ी है, हम तो लैंडलॉर्ड है, हमारे लिए प्रीपेड थोड़ी है। हमारे लिए तो क्या है? एडवांस है। हमारे लिए तो क्या है? अनअर्न्ड है। यस और नो? हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। ये तो उनके मुताबिक प्रीपेड है, लेकिन हम अकाउंटिंग उनकी कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड की कर रहे हैं। एग्जामिनर ने कैसा घुमा दिया? सही बोल रहा है एग्जामिनर कि प्रीपेड टेनेंट के लिए, लेकिन हम तो अकाउंटिंग लैंडलॉर्ड की कर रहे हैं। तो जो टेनेंट के लिए प्रीपेड है, वो लैंडलॉर्ड के लिए क्या हुआ? अनअर्न्ड हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दो। अच्छा जी, कितना? 20,700। उसके बाद 2,29,500 में कितना अमाउंट ऐसा है जो 2013 का है और अब तक आपको रिसीव नहीं हुआ? तो 2013 के 40,500 अब तक आपको रिसीव नहीं हुआ। ये आपका एरियर्स का बैलेंस सीडी है। इसको आप लिख दें। और जनाब, 2,29,500 में से कितना बैलेंस आपने आने वाले साल का रिसीव किया है, जो कि आपका एडवांस का बैलेंस सीडी है? वो कितना बैलेंस है आपके पास? 15,300, जो कि अनअर्न्ड का बैलेंस सीडी है। ठीक है जी। तो अब यहां पर 31 दिसंबर इंपैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगी बेटा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और रेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। मतलब रेंट अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। कैसे? रेंट अकाउंट को डेबिट करके। यस और नो बोलिए, क्या रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है? कितने से हो रहा है? कितने से हो रहा है? अमाउंट तो बताइए, कितने से हो रहा है? 214,000 या 241,000? दो में से कौन सा करेक्ट है? एक शिराज ने बताया 241। अच्छा जी, ओके, 241। 241,200। तो एंट्री बनी क्या? एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। मतलब इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अदर इनकम दिखाना है जीपी के बाद। कितने अमाउंट को? ये इम्पैक्ट गया एसओसीआई में। 241,200। ये अकाउंट कंप्लीट हो गया बेटा। आप बताइए अब इसमें क्या है ऐसा जो आपसे ना हो, या जो मैंने कल आपसे डिस्कस ना कर लिया हो? बताइए। बस ये था कि कल मैंने एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, लेकिन आपको ये भी कहा था कि जो कल मैंने एग्जांपल्स दिए उसको आप लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर लें, ताकि आपसे ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाए, बोन्स वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हाँ, आसान ही है। लेकिन शिराज बेटा, थोड़ी सी बात अगर हो जाएगी ना मेरी जबान से भी, तो इंशाल्लाह तो थोड़ा बहुत जिनको भी कंफ्यूजन होगा बच्चों को, उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो बताते नहीं है बेटा, मसला ये है सबसे बड़ा। बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं है। इतने मासूम बच्चे क्या करें? खामोश रहते हैं, खामोश। जब बच्चे खामोश है ना, इसका मतलब ये हुआ कि उनको आ नहीं रहा। ये बात कंफर्म। अब वो बताना नहीं चाहते। हाँ जी, अब एक तरीका और मैंने कल समझाया था इस चीज को समझाने के लिए। अगर आप लॉजिकली इसको समझना चाहते हैं अकाउंट काम क्या कर रहा है, तो जरा देखिएगा। सब लोग गौर से देखिएगा इस चीज को। आप सब बताइए, रेंट कितना रिसीव हुआ? 229,500।
यस और नो, जवाब दें। इसमें से मैंने लेस करवा दिया, मैंने कहा जो मैंने इस साल रिसीव किया 2013 में, अगर इसमें पिछले साल का कोई एरियर रिसीव हुआ तो मेरी इस साल की इनकम नहीं है, तो लेस करवा दिया मैंने एरियर्स ऑफ 2012, कि अगर 13 में मुझे जो पिछले साल का अमाउंट रिकवर हुआ है एरियर्स का, उसको तो मैं पिछले साल इनकम मान चुका था, तो लिहाजा अब रिसीव होने पर उसको इनकम नहीं मानूंगा। तो 34,200 को मैंने माइनस करवा दिया। जिस चीज को माइनस कराऊंगा ना वो हमेशा रिसीव की अपोजिट साइड पे होगी, देखिएगा आप लोग। अच्छा जी, अब आप सब जानते हैं कि 2,29,500 में एडवांस भी है 2014 का, वो भी मेरी इस साल की इनकम नहीं है, उसको भी लेस करवा दिया 15,300। जवाब दें। उसके बाद ऐड करवा दिया, क्या ऐड करवा दिया? एरियर्स। 2013 का रेंट जो 2013 में रिसीव नहीं हुआ लेकिन ड्यू हो चुका है, वो कितना है? 40,500, ये ऐड करवा दिया। और जो 2013 का रेंट 2012 में मिल चुका था, जो कि इस रिसिट में शामिल नहीं है बल्कि पिछले साल की रिसिट में शामिल था, वो एक्सपायर होकर अब क्या बन गया? इनकम बन गया। तो अब मैं जो एडवांस था 2013 का, वो अब क्योंकि 13 आ चुका तो वो एक्सपायर हो चुका, 20,700। अब आप इम्पैक्ट लेके दे सकते हैं। अब आप देखें, आपकी मर्जी है रट्टा लगा के सीखें, आपकी मर्जी है लॉजिकली सीखें। तो ये इम्पैक्ट आपका बेटा 2,41,200 के बराबर आएगा। ऐसा ही है ना? तो ये आपको ऐसे भी वेरीफाई कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख लें अब आप किस तरह इसको करना चाह रहे हैं। वेरी गुड बेटा, माशाल्लाह। लेकिन शिराज अकाउंट बनाना आना चाहिए, लेकिन ख्याल रखना इस बात का। अच्छा जी, अब उसके बाद आइए इंटरेस्ट अकाउंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं? एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप मुझे बताइए सब लोग, 2012 के एंड पे तो प्रीपेड है, वो 2013 का ओपनिंग प्रीपेड बनेगा, और जो 2012 के एंड पे इंटरेस्ट ड्यू था वो ओपनिंग लायबिलिटी बन जाएगा। तो 3,500 ओपनिंग प्रीपेड एसेट, क्योंकि हम पे करने वाले के हिसाब से सोच रहे हैं, और 9,800 ओपनिंग अक्रूवल यानी कि ओपनिंग लायबिलिटी। यस और नो? तो अब बैलेंस बीडी एसेट साइड पर जो होगा वो प्रीपेड का आएगा। $3,500 यानी कि एडवांस में जो आपने पे किया हुआ है। और 1 जनवरी को यहाँ पर क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस बीडी आएगा वो लायबिलिटी का आएगा, जो कि एरियर्स यानी कि अक्रूवल है। 9,800। ये बेटा इसमें कैश निकालना है, पेमेंट निकालनी है। मैं समझा रहा हूँ इस बात को, पहले अकाउंट तो कंप्लीट करो जरा। देखो बेटा, यहाँ तक सबको बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, सब लोग रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा,
अब ये सोचिए कि इंटरेस्ट हमने जो भी पे किया होगा, इंटरेस्ट हमने जो भी पे किया होगा वो हमारी जेब से गया होगा ना, पे तो हुआ होगा ना इंटरेस्ट जो भी होगा, लेकिन बताया नहीं गया इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट हमारी जेब से पे हुआ होगा, पे होने के लिए कैश या बैंक क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? कैश या बैंक क्रेडिट होगा, तो ये वाला अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो मतलब एक सही एंट्री सोचो, दूसरी एंट्री खुद ब खुद मिल जाएगी। तो कैश या बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। अब ये साल भर में किस पॉइंट पे पे हुआ हमें पता नहीं, हम लेकिन हमें पता है कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया है और ये इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब समझाने के लिए कि पता नहीं है कितना है। यस और नो, क्या कहते हो? लेकिन कुछ चीजें पता है, जो पता है जरा उनको लिखना शुरू कर देता है। साल के एंड पर हमारी की हुई पेमेंट में से 5,600 का इंटरेस्ट क्या है? प्रीपेड है, बोलो। और साल के एंड पर 7,000 का इंटरेस्ट हम पर ड्यू है जो कि पेड नहीं है। क्या ख्याल है? तो 5,600 क्या हुआ? प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस, और 7,000 क्या हुआ? अक्रूड इंटरेस्ट का क्लोजिंग बैलेंस, सीडी। जवाब दो। तो क्या किया मैंने यहां पर? मैंने लिखा 31 दिसंबर और लिखा बैलेंस सीडी किसका? प्रीपेड का 5,600, और यहां पर लिखा 31 दिसंबर बैलेंस सीडी 7,000 से किसका? अक्रूट का। ठीक है, सही है, बताओ, जवाब दो बेटा। अब अगर अगर पेमेंट हमने कितनी की है वो मिल जाए तो हमें ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट मिल जाएगा। जैसे ऊपर हमने पेमेंट पुट की तो हमें ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट मिल गया, और अगर ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट मिल जाए तो डिफरेंस क्या मिल जाएगा? पेमेंट मिल जाएगी। यस और नो? किसी एक को पुट कर दें, दूसरा मिल जाएगा। इस अकाउंट में टोटल 6 पॉइंट्स हैं, 6 में से कोई से भी 5 मौजूद हो तो कोई एक वैल्यू मिसिंग मिल जाएगी आपको। क्या ख्याल है? तो अब की बार क्या है, पेमेंट नहीं दी हुई, लेकिन आपने इस अकाउंट से कितना बैलेंस ट्रांसफर किया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो दिया हुआ, उसकी भी जरा एंट्री सोच लें कि 30। देखो अब ये गलती ना हो आपसे, तो पहले एंट्री सोच लिया करें कि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस को आपने यहां से भेजा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या किया होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट किया होगा। तो अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट है तो ये वाला अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। यस और नो? सब लोग बताइए। एक्सपेंस जो भी है वो इस अकाउंट से निकाल कर भेजा गया है, इस अकाउंट से क्लोज करके भेजा गया है। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना भेजा गया है? 52,500। तो एंट्री क्या बनी होगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हुआ होगा, ये वाला अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है। तो मैंने इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर दिया, रेफरेंस दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, वो अकाउंट डेबिट हुआ है। कितने से? 52,500 से। जवाब दें, रिस्पॉन्स करें। तो अब 52,500 में आप 9,800 और 5,600 प्लस करें, 3,500 7,000 क्या कर दें? माइनस कर दें, तो आपको जो पेमेंट आपकी जेब से हुई है वो मिल जाएगी। कितनी पेमेंट हुई है बताइए? 57,400। अच्छा, अब देखें, ये रिवर्स कैलकुलेशन है। क्या है? जो हम सीधा सोचते हैं ना, ये उल्टी गाड़ी है। जरा देखिएगा सब लोग, नॉर्मली हम इस तरह परफॉर्म करते हैं। देखिएगा, अब सब लोग तवज्जो कीजिएगा बेटा प्लीज, बहुत तवज्जो, ये बहुत काम आएगा आगे चल के।
इंटरेस्ट पेड, सर वो तो मालूम ही नहीं है कितना है, अभी कैलकुलेट कर लिया लेकिन वैसे तो नहीं मालूम ना क्वेश्चन में। तो हमने कहा सर जो भी इंटरेस्ट पेड है उसमें से हम लेस करेंगे एरियर्स 2012 के, जवाब दें। और 2012 के एरियर्स कितने हैं? 9,800, जवाब दो। जो भी इंटरेस्ट पेड है, अच्छा जी, और उसमें हम लेस करेंगे एडवांस प्रीपेड 2014 का, कितना? 5,600, सही है। अच्छा जी, उसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? जवाब दो। एरियर 2013 का जो ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं हुआ, कितना? 7,000, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, 2013 का एरियर ऐड कर देना है 7,000 से। क्यों? क्योंकि ये इस साल ड्यू हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया, और जो आपने 2012 में 2013 का एडवांस पे किया था वो एडवांस जो है वो क्या हो चुका है, अब एक्सपायर हो चुका है। वो कितना है? जवाब दो। 3,500। तो अगर आप इंटरेस्ट पेड में से ये सब कुछ माइनस करो तो क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट एक्सपेंस मिलेगा। अब इत्तेफाक की बात है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें दिया हुआ है, तो हम नीचे रख देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की वैल्यू कितनी? 52,500। तो वैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब हम नीचे से ऊपर जाए, मतलब अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे थे माइनस होते हुए प्लस होते हुए, तो नीचे से हमें वापस ऊपर जाना है कैसे? रिवर्स। तो जो चीज प्लस हो रही है उसको क्या करते हैं? माइनस कर दें, और जो चीज माइनस हो रही है उसको प्लस कर दें। मतलब 52,500 में से आप क्या करें? 3,500 माइनस करें, 7,000 माइनस करें, 5,600 प्लस करें, और 9,800 प्लस करें, नीचे से ऊपर आए। तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जो काम परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, जवाब दें। तो जरा सोचिए कि अगर आप इक्वेशन बना रहे हैं कि एक चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है और उसको आप राइट हैंड साइड पे लाते हैं, तो राइट हैंड साइड पे लाते हुए क्या होगा? जो वैल्यूज नेगेटिव थी अब क्या हो जाएंगी? वो पॉजिटिव हो जाएंगी, जो पॉजिटिव थी अब वो नेगेटिव हो जाएंगी। यस और नो? तो आपको पेमेंट मिल जाएगी, पेमेंट ऊपर मिसिंग वैल्यू मिल जाएगी। रिवर्स कैलकुलेशन परफॉर्म करके देख लें, तो यहां जो वैल्यू मिसिंग थी वो मिल जाएगी आपको, कितनी? तो हमने सोचना वैसे ही हम करते हुए आ रहे थे, लेकिन बस जो जो चीज गुम है उसको उस जगह रख दें, फिर खुद ब खुद आपको आइडिया देगा आपको वैल्यू किस तरह निकालनी है। मतलब देखें, एग्जामिनर पूछ वही रहा है लेकिन थोड़ा अलग अंदाज से पूछ रहा है। तो ये समझे ना बातें सारी आपके सामने, क्या कहते हैं बताइए, क्या मुश्किल बात है इसमें? ये सारी बातें आपके सामने, बोलिए। हम्माद से पूछो, राहिल बेटा हम्माद गुम गुम हुआ है, अमान गुम हुआ है, हुनैनुल हशाम गुम हुआ है, हुसैन तो बिल्कुल लापता है, सब गुम हुए हैं। और कुछ खवातीन जो पार्टिसिपेट क्या करती थी वो भी गुम है इस वक्त। सर बाउंसर, सर बाउंसर, क्यों बाउंसर मेरा बेटा, क्यों बाउंसर? क्यों बाउंसर? बेटा पिछले लेक्चर्स को अच्छी तरह सुनने की जरूरत है, फिर बोलूं मैं। अगर पिछले कॉन्सेप्ट सही होंगे तो ये बिल्कुल भी बाउंसर नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये आपके सामने है सब चीजें बेटा, बताइए, बोलिए।
जी बेटा जरूर करेंगे, लेकिन वो वक्त थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज के लिए। ओके बेटा, जवाब दें। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। वैसे सॉल्यूशन तो ये एक ही अकाउंट था जो आपके सामने बना दिया, रेंट का और इंटरेस्ट का। सेवन 7.4 ये तो आप खुद करें यार, अब ये तो हो जाना चाहिए आपसे, क्या ख्याल है? 7.4 आप खुद करें। निंजा पास पेपर का क्वेश्चन है, ये तो अब आपको करके दिखाना चाहिए। देखें, मेहनत रंग जब लाएगी जब आपने निंजा कर दिया। जिस बंदे ने निंजा कर दिया ना, यकीन माने उसने हमारी मेहनत को वसूल कर दिया। मतलब यहां तक पढ़ने के बाद पेपर में ये क्वेश्चन आया, मतलब जो आप तो वो बच्चे हैं जिनके लिए पास पेपर हो गया ना। हमने तो वो बच्चे पढ़ाए जिनको हमने यहाँ तक पढ़ाया था और उन्हें निंजा वाला क्वेश्चन एग्जाम में फेस किया और सही करके आ गए। तो मेरे हिसाब से जितना हमने आपको पढ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, उस हिसाब से फिर आपको निंजा वाला क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपसे। अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपने हमारी मेहनत को वसूल कर दिया। ये चीज देखें। अब जरा समझना बात को, एक टेक्निक समझा रहा हूं तो मैं एग्जामिनर की, देखो जिसका ताल्लुक क्यूएमटी से। अब सुनना, ये बताओ, ये बताओ, देखो तुम सीधा सोचते हो एग्जामिनर तुम्हें रिवर्स लाता है। अच्छी तरह सुनना मेरी बात को। मार्कअप मार्जिन सिखाया ना हमने, कितना कितना जोर दिया मार्कअप मार्जिन पर, और मार्कअप मार्जिन की अहमियत कितनी है तुम्हें अकाउंटिंग में पता लग जाएगा। अभी देखो समझना बात को, कल हमारा रेंट क्या था? 6 लाख रुपए 6 महीने का, यस और नो? कल वाली एग्जाम्पल में हमारा रेंट कितना था? 6 लाख रुपए 6 महीने का, यस और नो? उस पर कितना इंक्रीमेंट लगा था? 10%। इंक्रीमेंट लगने के बाद वो कितना हो गया था? 6,60,000, यस और नो बताइए। अब अगर फर्ज करो तुम्हें ओपनिंग बैलेंस निकालना हो जो कि 3 मंथ्स का प्रीपेड है, और एग्जामिनर तुम्हें वो रेंट देता है 6,60,000 जो कि 20% इंक्रीमेंट लगने के बाद है, और ओपनिंग बैलेंस जो है वो इंक्रीमेंट लगने से पहले है, तो अब एग्जामिनर तुम्हें वो वैल्यू दे रहा है जो 20% बढ़ाने के बाद है। तो फिर तुमने 6,60,000 को डिवाइड बाय 120 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ताकि तुम्हें 60,000 मिल जाए। और फिर 60,000 को, और फिर 60,000 को डिवाइड, सॉरी 6 लाख को डिवाइड बाय 6 करके मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, ताकि तुम्हें क्या मिल जाए? बैलेंस बीडी मिल जाए। कुछ समझे बात या नहीं? तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा ना निंजा वाला, वो मेरी बात समझ रहे हैं। मार्कअप, सिर्फ मार्कअप, इधर मार्जिन नहीं है मेरे हिसाब से। इंक्रीमेंट सक्सेसिव इंक्रीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? मार्कअप। और सक्सेसिव डिक्रीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? मार्जिन। तो अगर 100 से 120 पर आए तो 120 से वापस 100 पे जाएंगे। आपको कितनी मैंने इस बात पे फोकस करवाया था कि अगर इंक्रीज होने का वे मार्कअप है, तो इंक्रीज हुई भी वैल्यू से वापस बेस वैल्यू पे आने का वे भी क्या है? मार्कअप ही है। इस बात पे कितना हमने फोकस किया था, बल्कि अभी वो डिस्काउंट्स और आखिरी जो मार्कअप मार्जिन का थर्ड पार्ट अपलोड हुआ है उसमें ये बात मैंने दोबारा यूट्यूब पे डिस्कस की भी है। अगर मैं 1000 से 1200 पे गया हूं 20% का इंक्रीमेंट लगाकर, तो फिर अगर मुझे 1200 की वैल्यू दी हुई है, 20% का इंक्रीमेंट लगाने के बाद मुझे वापस 1000 पर आना है बेस वैल्यू पर, तो फिर मुझे मार्कअप भी इस्तेमाल करना है ना बेटा। क्या ख्याल है? तो भाई अब बराए मेहरबानी, अब मेहनत वसूली का टाइम आ गया है, और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप बराए मेहरबानी मेहनत वसूल करें। हाँ वो डिवाइड कर लें, आप डिवाइड कर लें, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करें ना। अब आप माशाल्लाह क्यूएमटी से अकाउंटिंग की तरफ आ गए, आप अभी भी फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, जिस तरह आपको आसान लगे। मैं तो फार्मूले की कैद से आजाद करवाना चाहता हूं, मैंने उधर भी कहा था। ठीक है जी, क्या कहते हैं? तो अगर किसी को रिवाइज करना हो तो वो मार्कअप और मार्जिन
वाला लेक्चर भी रिवाइज कर सकता है, वो भी अवेलेबल है उधर यूट्यूब पर 3 पार्ट्स में, बिल्कुल जो आसान लगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अब आपके होमवर्क हो गए। लेक्चर्स मतलब यूट्यूब पे है ना अपलोड हुआ, आपने नहीं देखा? मार्कअप और मार्जिन का लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने कैंपस में की थी, स्टूडियो रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुई है, जिसमें फिजिकली मैं भी दिखाई दे रहा हूं, मतलब सिर्फ स्क्रीन नहीं दिख रही। पार्ट 2 भी है और पार्ट 3 भी है बेटा। हाँ वो अपलोड हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। ठीक है, तो ये आपके सामने है यहां तक। बेटा क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करो यार, 7.4 क्वेश्चन मैं शो करूंगा, तुम स्क्रीनशॉट लोगे, ये तो तुम्हारे पास एक्सेस में है ना तुम्हारे। हुरा के नाम से क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ये अब आपका होमवर्क है, आप इसको अटेम्प्ट करें। कर लेंगे सब लोग? कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है यार? कहाँ चला गया क्वेश्चन? ऊपर चला गया बेटा। इतना तफसील से कॉपी पेस्ट करोगे, मुझे उधर मैसेज पे भेज दो, मैं उधर बात कर लूंगा तुमसे। बिल्डिंग एक्वायर की है 1 अप्रैल 2018 को, मंथली रेंट है 400, एग्रीमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर, प्रिपेयर रेंट अकाउंट। तो ये तो आपने बिल्डिंग रेंट पे दी है ना बेटा, तो आपने बिल्डिंग खरीदी है भले अप्रैल को, भले, लेकिन आपने टेनेंट को कब से दी है? 1 अक्टूबर से। तो आपका रेंट ड्यू होना कब से शुरू हुआ? अक्टूबर से, बिल्कुल। तो रेंट एक्सपेंस थोड़ी है, इनकम निकलेगा ना बेटा इसमें। आपने बिल्डिंग एक्वायर की है, मतलब आप लैंडलॉर्ड हुए ना बेटा इस केस में। एक्वायर करने का मतलब क्या है? परचेज करना। तो आपने 1 अप्रैल को बिल्डिंग खरीदी है, लेकिन बाद में आपने उसको रेंट पे दिया 1 अक्टूबर से। शिराज बेटा बात समझ में आ गई? हाँ, बस यही है। तो अक्टूबर से रेंट ड्यू होना शुरू हो जाएगा बेटा, बतौर आपके लिए इनकम। ठीक है, ओके। तो ये बस अब होमवर्क करें यहाँ तक। तो ये अगर आपने 2 क्वेश्चन कर लिए बेटा, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे। बल्कि ये 7.6 भी कर देना, जामिल ट्रेडर्स के नाम से। बेटा तो कर लो ना साथ साथ, क्या हर्ज है यार। ठीक है, तो इसको स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी सारी बातें आपसे होती रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।